दोस्तों, माइक एक सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास टेक्सास होल्डम पोकर का एक कुदरती हुनर है। वो अक्सर छोटे मोटे लो स्टेक्स टेबल्स पर जाता है और वहां नए खिलाड़ियों को हराकर उनकी जेबें खाली कर देता है। लेकिन आज रात एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ उसने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। अपनी लॉ स्कूल की पूरी ट्यूशन फीस और न्यूबीज को ठक्कर कमाई हुई अपनी सारी जमा पूंजी लेकर वो एक अंडरग्राउंड कैसीनो में जा पहुंचा। ये वो जगह थी जहां नो लिमिट गेम्स होते थे और दांव इतने ऊंचे होते थे कि कमजोर दिल वालों की धड़कनें रुक जाएं। यहां बड़ी जीत और हार के चलते कई रईस लोग खींचे चले आते थे, लेकिन साथ ही ये जगह कई प्रोफेशनल खिलाड़ियों का अड्डा भी थी। और यहीं पर माइक की मुलाकात होती है जोई से। जोई गैम्बलिंग की दुनिया का एक लीजेंड है जो 19 साल की उम्र से ही कैसीनो के चक्कर काट रहा है। वो और माइक कई सालों से दोस्त हैं। माइक को यहां देखकर जोई बेहद हैरान हुआ। हालांकि जोई जानता था कि माइक के पास पोकर का एक असाधारण टैलेंट है, फिर भी उसे लगा कि आज रात माइक का सीधे इतने बड़े लेवल पर छलांग लगाना बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन माइक अपना मन बना चुका था। वो आज एक बहुत बड़ा हाथ मारकर अपनी जेब भरना चाहता था और फिर लास वेगास जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहता था। लेकिन इस बार टेबल पर उसका मुकाबला किसी आम खिलाड़ी से नहीं, बल्कि कैसीनो के मालिक और एक बेहद मंझे हुए खिलाड़ी टेडी केजीबी से था। माइक को ये बात शीशे की तरह साफ पता थी कि पोकर में कार्ड्स खेलना नहीं, बल्कि सामने वाले इंसान को खेलना है। एक कुशल खिलाड़ी आपके हाथ में मौजूद बेहतरीन पत्तों को भी बेकार साबित कर सकता है। उसने पूरी रात सब्र रखा, मौके का इंतजार किया और आखिरकार उसे एक अच्छा हाथ मिल ही गया। इस मोड़ पर टेबल पर मौजूद दो अन्य खिलाड़ियों ने फोल्ड करना बेहतर समझा। माइक के पास होल में A9 थे, इसलिए उसने $500 की एक्स्ट्रा बेट लगाई। टेडी ने एक पल सोचा और फिर कॉल किया। इसके बाद 3 कम्युनिटी कार्ड्स खोले गए। अपने होल कार्ड्स के साथ माइक के पास अब 2 पेयर्स बन चुके थे, यानी उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर सामने कोई औसत खिलाड़ी होता तो माइक शायद छोटी बेट लगाता या चेक करता ताकि वो कमजोर दिखे। लेकिन एक मंझे हुए कैसीनो प्लेयर के सामने उसे ठीक इसका उल्टा करना था। बड़ी बेट लगाओ ताकि टेडी को लगे कि वो ब्लफ कर रहा है। इसलिए उसने $2000 की बेट लगाई। ठीक इसी पल टेडी ने टेबल से एक ओरियो कुकी उठाई, धीरे धीरे अपनी अगली चाल पर विचार किया और फिर बिना किसी चेहरे के भाव के उस कुकी को खा लिया। उसने अपने चिप्स निकाले और कॉल करना चुना। चौथा कार्ड जो खुला वो 9 ऑफ हार्ट्स था। अब माइक का हाथ फुल हाउस बन चुका था। टेडी ने पिछली बार सोचने में जो समय लिया था, उस बॉडी लैंग्वेज के आधार पर माइक ने अनुमान लगाया कि टेडी बहुत हद तक फ्लश ड्रॉ पर है। अब वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि टेडी अपना फ्लश पूरा कर ले ताकि वो अपने फुल हाउस से उसके फ्लश को हराकर वो विशाल पॉट जीत सके। जब आखिरी कम्युनिटी कार्ड आया तो वो 5वां कार्ड 3 ऑफ स्पेड्स था। ये मानते हुए कि टेडी के पास वाकई में 2 स्पेड्स हैं, वो निश्चित रूप से यहां बड़ी बेट लगाएगा। और वही हुआ। टेडी ने $15000 की भारी भरकम बेट लगाई। इस अचानक आई बड़ी बेट ने माइक को एक पल के लिए रोक दिया। माइक ने जानबूझकर रुकने का नाटक किया ताकि टेडी को लगे कि वो कॉल करने या ना करने पर विचार कर रहा है। टेडी ने रिवर कार्ड आने के बाद ही इतनी बड़ी बेट लगाने का फैसला किया था, इसलिए माइक ने निष्कर्ष निकाला कि टेडी का फ्लश बन गया है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने सारे चिप्स आगे धकेल दिए और ऑल इन जाने का फैसला किया। टेडी यह देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने धीरे से अपने चिप्स निकाले और कॉल किया। उसने अपने होल कार्ड्स पलटे, पेयर ऑफ एसेस। उसका फुल हाउस माइक के फुल हाउस से बड़ा था। माइक सोच रहा था कि वो एक बड़ी मछली फंसाने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद वो बड़ी मछली है जो फंस चुकी है। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को एक ही रात में गायब होते देख माइक अपनी जगह पर बुद्ध बनकर जम गया। उसके करीबी दोस्त जोई ने उसे सपोर्ट करने के लिए स्टेक की पेशकश की। अगर वो हारा तो जोई भुगतेगा और जीता तो आधा आधा। लेकिन इस भारी सदमे ने माइक के प्रोफेशनल प्लेयर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। इसलिए उसने पोकर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। वो खेल जिससे वो प्यार करता था और अपना पेट पालने के लिए डिलीवरी ट्रक चलाने की जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन माइक कुछ दस्तावेज लेकर प्रोफेसर जज के पास पहुंचा। ये जगह जजों, वकीलों और प्रोफेसरों द्वारा बनाए गए प्राइवेट कार्ड गेम्स के लिए साल भर का अड्डा थी। माइक ने लॉ स्कूल शुरू करने से बहुत पहले इस जगह के बारे में सुना था। एक बार एक प्रोफेशनल जुआरी इस गेम में घुसपैठ कर गया था और उसने काफी पैसे जीते थे। लेकिन जब से वो पकड़ा गया, वो लगातार मुकदमों में फंसा रहा। सड़क पार करने पर भी उस पर मुकदमा हो जाता था, यहां तक कि उसका क्लब भी बंद करवा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन उच्च शिक्षित और बुद्धिमान लोगों के बीच जब माइक ने उनकी जुए की स्किल्स की पूरी तरह कमी देखी तो उसके हाथ खुजलाने लगे। उसने बातों बातों में 2 हैंड्स के पत्ते बता दिए, टेबल पर मौजूद हर किसी के होल कार्ड्स का सही अनुमान लगाया और अपने प्रोफेसर को वो हाथ जीतने में मदद की।
हालांकि प्रोफेसर ने उसे खेलने का न्योता दिया, लेकिन उसने अपने दिल में उठ रही तलब को दबाने की कोशिश की और मना कर दिया। इधर वॉर्म, माइक का बचपन का दोस्त, जेल से रिहा होने वाला था। दोनों बचपन से ही पैसे के लिए ताश खेलते हुए हर जगह साथ घूमते थे। हालांकि माइक अपनी बेहतरीन गैम्बलिंग स्किल से पैसे कमाता था, लेकिन वॉर्म एक ऐसा खिलाड़ी था जो गुजारा करने के लिए चीटिंग पर निर्भर था। जेल जाने के बाद उसने चीटिंग के और भी नए पैंतरे सीख लिए थे। रिहाई के बाद वॉर्म पर लोन शार्क का भारी कर्ज था। उसने घबराहट में माइक से कहा कि वो उसे अमीरों के एक बड़े गेम में ले चले, जिसका परिचय उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था। हालांकि माइक ने ऐलान कर दिया कि वो बहुत पहले ही पोकर छोड़ चुका है। वॉर्म, जो अच्छी तरह जानता था कि माइक वफादारी और सम्मान का आदमी है, उसने कहा कि जेल जाने से पहले उस पर लोन शार्क का $10,000 का उधार था। फिर वो मुड़ा और गाड़ी से उतर गया। जैसा कि उम्मीद थी, माइक थोड़ी दूर गया और फिर गाड़ी वापस घुमा ली। उसने उस गेम में शामिल होने का फैसला किया जिसमें अमीर बच्चों का एक ग्रुप शामिल था। उन दोनों ने शेर की खाल में भेड़िया वाला रोल निभाया। वॉर्म ने जानबूझकर चीटिंग करके खराब कार्ड्स लिए और माइक को अच्छे कार्ड्स डील किए। फिर उन्होंने कार्ड्स बदलने के लिए कई गुप्त सिग्नल्स का इस्तेमाल किया और उन अमीर लड़कों को बुरी तरह लूटा। आज रात दोनों भाई इस ग्रुप को ऐसा सबक सिखाने वाले थे जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन वॉर्म के कहने पर माइक वॉर्म को एक मशहूर पोकर क्लब ले गया, लेकिन माइक के जाने के बाद वॉर्म ने माइक के नाम का इस्तेमाल करके $2,000 कैपिटल के तौर पर उधार लिए और ताश खेलना शुरू कर दिया। जहां तक माइक की बात है, कल रात घर न आने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को शक हो गया कि वो अपने पुराने पेशे यानी पोकर खेलने में वापस लौट आया है। इससे वो बहुत निराश हुई। हालांकि माइक ने हमेशा इनकार किया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने चुपके से उसकी जेब में जीत के पैसे ढूंढ लिए। उसने अपनी आंखों से माइक को जुए में अपना सब कुछ हारते हुए देखा था। इसीलिए जब माइक दोबारा ताश खेलने गया तो उसे इतना गुस्सा आया। वे दोनों एक उज्जवल भविष्य के साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो माइक के ऐसे किस्मत के खेलों पर समय बर्बाद करने के सख्त खिलाफ थी। दूसरे दिन वॉर्म ने अपनी चीटिंग ट्रिक्स की बदौलत काफी पैसे जीत लिए थे। शुरुआती पूंजी मिलाकर कुल रकम $10,000 थी, लेकिन उसने कैसीनो की उधार ली हुई पूंजी वापस नहीं की। इसलिए यह कर्ज माइक के सिर पर 5% प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ चढ़ गया। इस समय उसका करीबी दोस्त जोई माइक को यह बताने आया कि वॉर्म क्लब में खुलेआम चीटिंग कर रहा है। गनीमत थी कि टेबल पर मौजूद कुछ लोग कई दिनों और रातों से खेल रहे थे, इसलिए वो इतने थक चुके थे कि चीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाए। माइक, जो वफादारी और सम्मान का पक्का था, आज एक जरूरी इंटर्नशिप मीटिंग होने के बावजूद वॉर्म को चेतावनी देने के लिए तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। ये लोग कुख्यात गैंगस्टर्स थे। उसने वॉर्म को सलाह दी कि वो रुक जाए। अगर उन्हें पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके बाद, क्योंकि आज उसकी ट्रायल प्रैक्टिस छूट गई थी, माइक कारण बताने के लिए प्रोफेसर के पास गया। प्रोफेसर, जो इस छात्र को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने न केवल माइक को ज्यादा नहीं डांटा बल्कि बड़ी दिलचस्पी से उस रात के कार्ड गेम के बारे में पूछा। वो कैसे सबके पत्ते देख सकता था। जब पोकर की बात आई तो माइक ने उत्साहित होकर बताया कि कैसे उसने माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के जरिए टेल्स को डिकोड किया और यहां तक कि प्रोफेसर को कुछ राज भी बताए। उसने ये भी कहा कि उनके साथ खेलते हुए वो अपने होल कार्ड्स देखे बिना भी जीत सकता है। माइक को पोकर के प्रति इतना भावुक देखकर प्रोफेसर ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक पारंपरिक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में वो एक 40 साल के रब्बी से बेहतर तोराह की व्याख्या कर सकते थे। उनके परिवार को इस पर गर्व था और उनसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो रब्बी नहीं बनना चाहते। इसलिए वो अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ गए, निर्णायक रूप से अमेरिका आकर कानून की पढ़ाई की और अपने जुनून को फिर से खोजा। हालांकि उसके बाद उनके माता पिता ने उनसे कभी बात नहीं की, लेकिन उन्हें इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। प्रोफेसर अपनी कहानी के जरिए माइक को ये बताना चाहते थे कि सबसे जरूरी बात खुद के प्रति सच्चा होना है, न कि खुद से भागना। प्रोफेसर की बातें सुनकर माइक बेहद प्रभावित हुआ, क्योंकि माइक लॉ की पढ़ाई सिर्फ दूसरों की नजरों में एक सफल इंसान बनने के लिए कर रहा था, लेकिन वो असल में जिससे हमेशा प्यार करता था वो पोकर था, कानून नहीं। इसलिए माइक वॉर्म को लेकर स्थानीय सबसे बड़े कैसीनो में गया और छोटे स्टेक्स वाले टेबल्स पर खेलना शुरू किया। यहाँ कई प्रोफेशनल खिलाड़ी मिले हुए थे जो खास तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाते थे, और ऐसे छोटे स्टेक्स वाले टेबल्स शीर्ष पेशेवरों को आकर्षित नहीं करते थे। इसलिए जो पर्यटक एक एक करके इस टेबल पर आए, वो सब माइक और वॉर्म के लिए चॉपिंग ब्लॉक पर मोटी शिकार थे। चाहे वो कितने भी भाग्यशाली क्यों ना हो, वो आज रात अपनी किस्मत नहीं बदल सकते थे। वो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने की हद तक हारने वाले थे। उनके चेहरों पर माइक्रो एक्सप्रेशंस, तनी हुई उंगलियां, उनके सिगरेट पीने का तरीका, हर इशारा और हरकत बता रही थी कि उनके होल कार्ड्स क्या हैं। लंच के समय वॉर्म ने माइक को बताया कि वो अब पाई पाई को मोहताज है।
जो $10,000 उसने पहले जीते थे वो लोन शार्क ग्रैमा ने ले लिए हैं। वॉम ने कहा कि उस पर अब $15,000 का उधार है। माइक एक उसूलों वाला आदमी होने के नाते ये सुनने के बाद बोला कि वो कर्ज चुकाने में मदद करने को तैयार है। अगले दिन ट्रायल प्रैक्टिस में माइक फिर से लेट हो गया क्योंकि वो जुए में डूबा हुआ था। उसने ट्रायल के दस्तावेज बिल्कुल तैयार नहीं किए थे और उसे आज के केस का नाम तक नहीं पता था। इससे प्रोफेसर और उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि माइक की मदद कैसे करें। माइक की गर्लफ्रेंड ने पूरी तरह निराश होकर ब्रेकअप का सुझाव दिया। माइक ने सफाई नहीं दी और न ही रिश्ते को बचाने की कोशिश की। आखिरकार पोकर ही उसके जीवन का लक्ष्य था। शाम को माइक अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठकर शराब पी रहा था और जॉनी चैन का 1988 वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर जीतने वाला वीडियो बार बार देख रहा था। यह व्यक्ति जुए के देवताओं का साक्षात रूप था। इसी पल माइक का दोस्त जो कैसीनो में काम करता था उसे याद दिलाने आया। वॉम ने 1 हफ्ते पहले कैसीनो से $2,000 उधार लिए थे और कभी वापस नहीं किए। इसके अलावा उसने माइक के नाम पर अन्य पोकर क्लबों से भी पैसे उधार लेना जारी रखा था। इसलिए अब माइक पर $7,000 का उधार था। माइक को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास होने लगा। वो स्थिति को संभालने के लिए अपने पास बचे इकलौते $1,000 ही निकाल सका और अपने दोस्त से वॉम को ब्लैकलिस्ट करने को कहा। फिर वो वहां गया जहां वॉम छिपा हुआ था और उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने वॉम का कर्ज चुकाने में मदद करने का इरादा किया था और अब वॉम ने उसे ही इसमें घसीट लिया था, जिससे वो खुद $7,000 का कर्जदार हो गया था। वॉम को एक बंद गली में और बर्बाद होती जिंदगी जीते देख माइक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। फिलहाल उन पर कैसीनो का $6,000 और ग्रैमा की तरफ का $15,000 बकाया था। उन दोनों के पास पहले ग्रैमा से बातचीत करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इस कर्ज के पीछे टेडी केजीबी था जो कैसीनो का गैंगस्टर बॉस था। माइक ने वॉम के कर्ज की गारंटी इस शर्त पर ली कि उन्हें $15,000 चुकाने के लिए 5 दिन की मोहलत दी जाए। अगर वो 5 दिनों के भीतर भुगतान नहीं कर पाए तो ग्रैमा कर्ज निपटाने के लिए उनकी जान ले लेगा और माइक, जिसने वॉम की गारंटी ली थी, वो भी नहीं बच पाएगा। समय कम था। उन्होंने टेबल्स को लगातार साफ करने के लिए अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया और ये तय किया कि वॉम, जो केवल चीटिंग करना जानता था, उसे भाग लेने नहीं दिया जाएगा। इन मिड और लो स्टेक्स टेबल्स पर माइक लगभग अजेय था। उसे रोकना नामुमकिन था। 3 दिन और 3 रात बिना सोए लड़ने के बाद माइक ने करीब $7,000 कमा लिए थे। दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। इस समय वॉम ने माइक को बताया कि जब वो जेल में था तो वो अक्सर जानबूझकर गार्ड से पैसे हार जाता था, इसलिए उसने अच्छे संबंध बना लिए थे। इसलिए उसे सिटी हॉल में एक बड़े पोकर क्लब के बारे में पता था। अगर वो वहां जीत सके तो कर्ज चुकाना बाएं हाथ का खेल होगा। शाम को दोनों क्लब के लिए निकले और देखा कि वो पुलिस की गाड़ियों से घिरा हुआ है। माइक को बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि अंदर के लोग बहुत प्रभावशाली थे। अगर आपने उन्हें नाराज किया तो वो आपको जमीन पर पटक देंगे और सबक सिखा देंगे। लेकिन कर्ज की समय सीमा नजदीक थी। माइक के पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। शामिल होने और कुछ हाथ खेलने के बाद उसे पता चला कि हालांकि ये लोग पुलिस वाले थे, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। इसके अलावा आज रात कार्ड्स भी अच्छे आ रहे थे और कुछ ही देर में उसने $4,000 से अधिक जीत लिए। ठीक जब उसे लगा कि एक और घंटा कर्ज चुकाने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी होगा, ठीक उसी पल विनाशकारी वॉम ने गलत समय पर टांग अड़ा दी। पता चला कि वॉम बाहर एक जुए के लती पुलिस वाले से मिला था। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पुलिस वाले से उसे खेल में शामिल करवाने को कहा। जैसे ही वॉम टेबल पर आया, उसकी पुरानी आदतें शुरू हो गईं और उसने चीटिंग करना शुरू कर दिया। वो लगातार माइक को बड़े पत्ते डील करता रहा। पकड़े जाने से बचने के लिए माइक को कुछ हैंड्स फोल्ड करने पड़े। वॉम ने देखा कि माइक कोई चाल नहीं चल रहा है, इसलिए वो चुपके से उसे उकसाने लगा। लेकिन उसकी जल्दबाजी और तनाव ने बगल में बैठे एक पुलिस वाले को शक में डाल दिया। अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और डील करते समय वॉम का हाथ पकड़ लिया। शोरगुल सुनकर बाकी लोग भी जमा हो गए। वेटरन पुलिस चीफ ने उसकी चीटिंग ट्रिक का भंडाफोड़ कर दिया। जैसे ही वॉम अपना बचाव करने वाला था, उसे तुरंत मुंह पर एक घूंसा पड़ा। सब लोग उन पर टूट पड़े, उन्हें पकड़ा और बुरी तरह पीटा। अंत में उन दोनों को भी जमीन पर पटक दिया गया और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों को चोटिल और घायल हालत में न केवल बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उनके पास मौजूद सारे पैसे भी जब्त कर लिए गए। वॉम को देखते हुए, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब भी जोर जोर से शिकायत कर रहा था, माइक को आखिरकार समझ आ गया कि अगर उसने इस बोझ के साथ सहयोग जारी रखा तो उसे डर था कि कर्ज चुकाने के लिए कई जानें भी काफी नहीं होंगी। आखिरकार उसने वॉम से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला किया और एक लकीर खींच दी। चूंकि वॉम भाग गया था,
इसलिए गारंटर होने के नाते माइक को वॉर्म का कर्ज चुकाना था। एक बंद गली में फंसकर उसे अपने करीबी दोस्त जोई के पास जाना पड़ा और हालात बदलने के लिए उससे लोन की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन जोई बेहद निराश था, क्योंकि उसने माइक को बार बार वॉर्म से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन माइक ने कभी उसकी सलाह नहीं सुनी और उससे पहले उसने लेवल्स जंप करने का एक लापरवाह रिस्क लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने टेडी के यहाँ सब कुछ खो दिया। माइक को पैसा उधार देना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा था। इसके अलावा उसके पास खुद माइक को देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। जाने से पहले माइक ने जोई को बताया कि उस दिन वो लेवल्स जंप नहीं कर रहा था। उसे यकीन था कि उसकी स्किल्स उस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। कुछ महीने पहले एक बड़े कैसीनो में वर्ल्ड चैंपियन जॉनी चैन टेबल पर आए और संयोग से माइक उसी टेबल पर बैठा था। माइक ने 1 घंटे तक उनका सामना किया और मूल रूप से माइक ने हर बार फोल्ड करना चुना। अपने दिल में माइक उन्हें हराने की इच्छा रखता था। खराब कार्ड्स वाले एक हाथ में माइक ने फिर भी बड़ी बेट लगाने और रेज करने का फैसला किया, तो चैन ने री-रेज किया। माइक 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर एकदम सपाट चेहरे के साथ उसने फिर से रेज करना जारी रखा। चैन ने माइक के रिएक्शन को देखा। आखिरकार ये देखकर कि वो उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने फोल्ड करना चुना। माइक ने एक खराब हाथ के साथ वर्ल्ड चैंपियन को सफलतापूर्वक ब्लफ कर दिया था। उसी दिन माइक ने तय कर लिया था कि उसकी स्किल्स एक नए स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके बाद माइक प्रोफेसर के पास कारण बताने गया, इस उम्मीद में कि वो $15,000 उधार ले सके ताकि कर्ज चुका सके और इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सके। ये जान लेना चाहिए कि उस समय $10,000 कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने काफी हिचकिचाहट के बाद भी माइक को $10,000 उधार देने का फैसला किया। उन्होंने माइक को बताया कि जब वो बरसों पहले घर से निकले थे तो उनकी मां मूल रूप से दिवालिया थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके जाने का समर्थन किया। और प्रोफेसर ये भी समझते थे कि उनका सबसे प्यारा छात्र इस समय बरसों पहले उनके खुद के जैसे ही अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कर रहा था। ये सुनकर माइक बहुत भावुक हो गया। इस हताशा भरी स्थिति में उसकी मदद करने के लिए तैयार आखिरी व्यक्ति ये सम्मानित शिक्षक ही था। फिर वो एक बार फिर उसी अंडरग्राउंड कैसीनो में लौटा जिसने उसे कभी करारी शिकस्त दी थी। उसने बदला लेने और अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए $10,000 को दांव के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। कैसीनो के मालिक ने अपने पुराने हारे हुए दुश्मन को देखा और उसे हेड्स अप मैच का ऑफर दिया। माइक ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हर पक्ष के पास चिप्स में $10,000 होंगे और जब तक एक पक्ष सब कुछ हार नहीं जाता तब तक कोई रीबाय नहीं होगा। पहले ही हाथ में माइक की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास होल में पेयर ऑफ किंग्स थे। उसने निर्णायक रूप से $1,000 की बेट लगाई। टेडी ने ताना मारा, वो पहले ही हाथ में अपनी धाक जमाना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने री-रेस करके $5,000 कर दिया। एकमात्र शुरुआती हाथ जो उसे हरा सकता था वो केवल पेयर ऑफ एसेस हो सकता था, लेकिन टेडी के पास वो हाथ होने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा अपने कार्ड्स देखने के बाद टेडी के रिएक्शन का उसने जो बारीक निरीक्षण किया, उससे ऐसा नहीं लगा कि उसके पास कोई बड़ा हाथ है। एक पल सोचने के बाद माइक ने अपने चिप्स आगे बढ़ा दिए और ऑल इन जाने का फैसला किया। टेडी ने माइक का ये निर्णायक कदम देखकर फिर से अपने पास रखी ओरियो कुकी उठाई। लंबी सोच के बाद उसने मन ही मन सोचा, इस हताश दांव का मतलब है कि उसके पास पक्का कोई बड़ा हाथ है। इसलिए उसने कुकी नीचे रख दी और फोल्ड करना चुना। पहले ही हाथ में माइक के पास टेडी की शुरुआती पूंजी का आधा हिस्सा आ चुका था और इस तरह के 1-on-1 गेम में चिप्स की संख्या कार्ड्स की क्वालिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुछ ही देर में माइक ने अपने चिप्स के एडवांटेज का इस्तेमाल करके टेडी के सारे चिप्स साफ कर दिए। अब उसके पास $20,000 थे। उसने कैसीनो मालिक के $15,000 चुका दिए और अभी भी $5,000 बचे थे। इसलिए माइक ने उठने और जाने की तैयारी करने में संकोच नहीं किया। इस पल टेडी पूरी तरह टॉन्ट मोड में आ गया। उसने व्यंग्य करते हुए माइक को सिर्फ एक ऐसा आदमी कहा जो कुछ फास्ट फूड गार्बेज मनी हथियाने आया है, ये दावा करते हुए कि उसने माइक के ही थोड़े से पैसे इस्तेमाल किए जो उसने माइक से ही जीते थे। इसलिए माइक अभी भी उसके हाथों एक लूजर है। माइक अच्छी तरह जानता था कि ये टेडी की उकसाने की चाल है, लेकिन उसे अपनी मौजूदा स्किल्स पर पूरा भरोसा था। दोनों ने $20,000 चिप्स के साथ फिर से लड़ाई शुरू की। 1 घंटे की रस्साकशी के बाद टेडी के चिप्स माइक पर भारी पड़ने लगे। मौजूदा स्थिति माइक के लिए काफी प्रतिकूल थी। इस समय टेबल पर कम्युनिटी कार्ड्स थे 8, 3, 5। जब माइक इस बात पर झिझक रहा था कि बेट करे या न करे, उसने देखा कि टेडी ने अपने पास रखी ओरियो कुकी फिर उठाई और उसे खा लिया। उसे अचानक टेडी की इस अवचेतन आदत का मतलब समझ आ गया। ठीक पहले की तरह अगर उसके पास बड़ा हाथ होता है तो वो खाता है, अगर उसके पास बड़ा हाथ नहीं होता तो वो नहीं खाता। इस पल टेडी ने बेट लगाना चुना और माइक ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपने A5 होल कार्ड्स पलट दिए और फोल्ड करना चुना।
उसने पढ़ लिया था कि टेडी के पास निश्चित रूप से कम 3 ऑफ अ काइंड या उससे बेहतर है। ये एक्शन देखकर टेडी बेहद हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि माइक, जिसके पास 2 बड़े पेयर्स थे, इस जानलेवा हाथ से कैसे बच निकला। अचानक उसे भी एहसास हुआ कि उसकी कुकी खाने की हरकत ने ही उसके हाथ की ताकत को उजागर कर दिया था। इसलिए उसने गुस्से में सारी कुकीज फेंक दी। अगले कुछ हाथों में टेडी अपना संयम खोने लगा। वो माइक के सारे चिप्स जीतने के लिए उतावला हो रहा था। उसकी बेसब्र और जल्दबाजी वाली बेटिंग स्टाइल ने उसे और ज्यादा गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। रात भर चले टकराव के बाद आखिरकार वो निर्णायक हाथ आ ही गया। माइक के पास होल में 8 और 9 थे और टेबल पर कम्युनिटी कार्ड्स थे 6, 7, 10, वो भी एक ही सूट के नहीं। माइक के होल कार्ड्स के साथ मिलकर उन्होंने एक स्ट्रेट बनाया। टेडी के फ्लश बनाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन माइक ने कमजोर दिखने के लिए चेक करना चुना। टेडी ने दबाव बनाने के लिए निर्णायक रूप से $2000 का रेस किया और माइक ने कॉल करना चुना। फिर चौथा कार्ड आया 2 ऑफ क्लब्स। माइक ने एक आह भरी और चेक करना जारी रखा। टेडी ने इस माइक्रो एक्सप्रेशन को पकड़ लिया और बड़ी बेट लगाना जारी रखा। जब आखिरी रिवर कार्ड आया तो 5वां कार्ड था एस ऑफ स्पेड्स। माइक ने चेक करना चुना। लगातार 3 बार चेक करके कमजोरी दिखाने से टेडी को लगा कि वो निश्चित रूप से ये हाथ जीत चुका है। उसने घमंड में अपने सारे चिप्स अंदर फेंक दिए और ऑल इन जाना चुना। टेडी आखिरकार चारे के लिए फंस चुका था। माइक ने अपने सारे चिप्स आगे धकेल दिए। अपने 8 और 9 वाले होल कार्ड्स पलटे जो टेबल पर मौजूद कम्युनिटी कार्ड्स के साथ मिलकर नट स्ट्रेट बना रहे थे। टेडी ये देखकर आग बबूला हो गया। वो माइक के पूरे परिवार को कोसने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। माइक ने उसे सबके सामने हरा दिया था। इसलिए भले ही वो अपने खुद के इलाके में हारा, उसे हार माननी पड़ी और पैसे चुकाने पड़े। फिल्म के अंत में माइक अपने सारे कर्ज चुकाता है, छुट्टी की व्यवस्था करने के लिए स्कूल लौटता है और लास वेगास जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। उसने अपने दिल की पुकार सुनी और अपने सपने का पीछा करने के रास्ते पर निकल पड़ा। राउंडर सिर्फ पोकर के बारे में एक फिल्म नहीं है, बल्कि जुनून, पतन और माइक के खुद को फिर से खोजने के सफर की एक दिलचस्प कहानी है। हर हाथ, हर चाल कार्ड टेबल पर सिर्फ दिमाग की एक भीषण लड़ाई नहीं है, बल्कि पात्रों के लिए एक आंतरिक संघर्ष भी है। अगर आप टेबल पर अपने पहले आधे घंटे में बकरे को नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर बकरे आप ही हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।